आइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने से पहले हम यहाँ पर बात कर देते हैं क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण के बारे में चर्चा करते हैं ताकि पूरी तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो। ठीक है, क्या भैया यहाँ से हमने प्रकाश डाला, यह है सघन माध्यम। जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, हमने प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताया था। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, नहीं बताया तो समझ लो। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। जैसे कि मोटर बाइक भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलाओगे तो धीमे चलाओगे, यदि जैसे ही जो है सुनसान रास्ते में चलाओगे तो वो अत्यधिक तीव्र चलाओगे। अर्थात अविलंब से दूर हटने का मतलब ये है कि स्पीड ज्यादा हो जाएगी। यदि ये ग्राफ नीचे की ओर गिरता तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन। दूसरा, फिर प्रकाश के इसका मान और बढ़ाया। ठीक है, इसके मान और बढ़ाया, जब बढ़ाया तो प्रकाश क्या हो जाएगा? इस माध्यम में। लेकिन ऐसा भी तो होता है बेटा कि कुछ प्रकाश जो है हल्का फुल्का प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। ऐसा निश्चित नहीं है, ये कोई निश्चित घटना नहीं है कि प्रकाश पूर्ण रूप से यहाँ से अपवर्तित होगी। कुछ मात्रा में प्रकाश यहाँ से परावर्तित हो जाएगा, अपवर्तित थोड़ी मात्रा में होगा और थोड़ी मात्रा में परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें है तो प्रकाश इस माध्यम में चला जाएगा और थोड़ा प्रकाश जो है, थोड़ा प्रकाश इस माध्यम में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रकाश इस माध्यम में आ जाएगा। ऐसे ही इसमें जो है जब प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये पूर्ण आंतरिक की घटना है, ये आगे पढ़ाएंगे, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का? 90। और ये क्या है? आई है। ठीक है, आई। अब चूंकि हम जानते हैं, इसी को हमें समझना है, इसको तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हमें समझना है। चूंकि स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, अब देखो साइन आई जो होगा, ठीक है, साइन आई जो होगा यानी आई का मान सी के बराबर होगा। क्या? आई का मान सी के बराबर होगा। अर्थात आई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? सी रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम। अब भैया ध्यान देना, पहले माध्यम के सापेक्ष हमने पहले माध्यम क्या लिया है? कांच लिया है। तो क्या इसे यहाँ पर 1 की जगह पर जी, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? एयर। एयर मीन्स वायु। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई की जगह पर हमें सी रखना है, साइन आर की जगह पर 90 डिग्री रखना है, तो साइन 90 अंश। ठीक है, तो साइन 90 अंश का मान सबको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, कितना? साइन 90 का मान 1। लेकिन हमें समझना यहाँ ये बात है कि ये लिखा है ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। तो यदि यार इसे हमें क्या, इसको हम दूसरी तरीके से लिखें, तो यदि यार हम इसे लिखें क्या? एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो ये क्या हो जाएगा? चाहो तो इसको इस रूप में लिख सकते हो, इसे n के बराबर लिख सकते हो, या इसे 1 ग्लास के सापेक्ष एयर का। हमने बताया था जब जो है 2 माध्यम हो तो क्या होता है, 3 माध्यम हो तो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि यार हम n का मान निकालें, अर्थात हमने पहले ही बता दिया n रख सकते हैं, तो यहाँ पर n ऐसे नहीं रखेंगे जब तक इसको उल्टाएंगे नहीं। अर्थात जब तक इसको उल्टाएंगे मतलब कहने का कि यहाँ पर लिख देते हैं इस चीज को। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। क्या? एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर, अब ये भी उल्टा हो जाएगा, तो साइन 90 का मान 1 होता है और ये साइन सी हो जाएगा। अभी हमने बताया एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक की जगह पर n लिख सकते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 साइन सी। ठीक है, 1 साइन सी। ठीक है, 1 साइन सी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। एग्जाम में पूछ लेता है यदि कांच के क्रांतिक कोण का मान, यदि कांच के क्रांतिक कोण का मान 30 अंश है तो अपवर्तनांक कितना होगा? ध्यान देना, कांच के क्रांतिक कोण का मान 30 अंश है तो अपवर्तनांक कितना होगा? तो यहीं पर हम जो है
और दिखा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर c का मान कितना दिया है 30 अंश, अभी बोला है 30 अंश, ठीक है। और हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर फार्मूला होता है 1/sin c। साइन c की जगह पर कितना है 30 अंश, ठीक है, रख दिया, कोई दिक्कत। तो अब देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो इसके बटे में, चूंकि देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, क्योंकि इसके बटे में तो 1 के बटे में भी तो कुछ होगा तो 1 होगा, इसके बटे में तो है मध्य मध्य बाय बायगा, तो 2 का ऊपर 1 के साथ में गुणा कराएंगे 2 आएगा, 1 का 1 के साथ में कराएंगे तो कुछ नहीं आएगा, 1 ही आएगा, मतलब कुछ नहीं का मतलब 1 ही आएगा, लिखा नहीं जाता। तो n का मान कितना आ गया 2 आया, अर्थात कांच अत्यधिक चमकेगा, ठीक है। तो आगे आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले हम जो है चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिस पर प्रकाश आसानी से नहीं चल पाता। सघन माध्यम को हम यदि कल्पना करें तो सघन माध्यम एक, जैसे कि सपोज करते हैं कांच क्या है सघन माध्यम, वायु क्या है विरल माध्यम। यदि हम बोल दें कि जल क्या सघन माध्यम है वायु के सापेक्ष, तो हाँ वायु के सापेक्ष जल सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, ठीक। अब यही हम शब्द को ये ऐसे बोल दें कि क्या कांच और जल, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा, अर्थात जो कांच है वो कैसा माध्यम है, तो कांच सघन माध्यम है और जल विरल माध्यम है, ये याद रखना। यदि और दोनों में कंपेयर, हमने क्या कहा, जब हमने वायु और कांच को लिया तो वायु क्या थी विरल माध्यम, विरल का मतलब होता है आसान, सघन का मतलब होता है कठिन, तो यानी ये हुआ। अब यदि यार जल और कांच को ले लेते हैं तो कांच सघन और जल विरल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। तो यहाँ कांच है, तो कांच पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, सॉरी अपवर्तन कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। हमने यहाँ से प्रकाश की किरण डाली, तो ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, हमने प्रकाश के अपवर्तन में बताया था जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है। भैया बताया था कि नहीं बताया था, ध्यान देना भैया। हमने कहा था जैसे यदि यार भीड़ भाड़ का इलाका है और सुनसान रास्ता, यदि भीड़ भाड़ों के इलाके में हम गाड़ी चलाएंगे तो क्या तेजी से चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। यदि यार हम सुनसान रास्ते में गाड़ी चलाएंगे तो या साइकिल चलाएंगे तो अत्यधिक तीव्र चलेगी, अर्थात यहाँ पर यानी चलना ऐसे चाहिए था लेकिन ये तीव्र हो गई, अर्थात इधर की ओर चली गई, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी कंडीशन में यदि हम इसके किसका आपतन कोण का मान बढ़ा दें, आपतन कोण ये वाला कोण, यदि इसका मान बढ़ा दें तो प्रकाश इधर ना जाकर प्रकाश ऐसे जाएगा, क्या जाएगा ऐसे प्रकाश जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो घटना है पिछले हमने पहले बता चुके हैं इसके बारे में कि ये क्या है बेटा क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है आपतन कोण का मान, ठीक है, यदि आपतन कोण का मान हम बढ़ाएंगे तो ये अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। जब अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन क्रांतिक कोण की परिभाषा से सत्यापित होता है, अर्थात ये वाला जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये जो बन जाएगा वो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा यानी C बन जाएगा, ठीक है। अभी इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन। अब देखो इसको प्रकाश को और बढ़ाओ भैया, इसको हम क्या करते हैं और इधर से ले लेते हैं। जैसे ही बढ़ाया तो प्रकाश क्या हो गया उसी माध्यम में रिटर्न हो गया, ठीक है। उसी यानी जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है। यहाँ तो 90 डिग्री हो गया है ना, तो यहाँ पर हम बात को समझाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले हमने समझाया था, है ना, सॉरी समझाया था कि नहीं समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, अर्थात प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट गया, यानी सघन माध्यम है तो सघन माध्यम में ही लौट गया। क्यों,
भैया जैसे हम दर्पण लेते हैं, मिरर लेते हैं, मिरर में यदि सामने से प्रकाश डालेंगे तो वो प्रकाश सामने से ही निकल जाएगा, यदि यार हम प्रकाश उसको तिरछा करके जाएंगे तो तिरछा प्रकाश निकल जाएगा। वैसे ही यदि यार हम कांच का कोई टुकड़ा लेते हैं तो कांच के टुकड़े में से यदि यार हम प्रकाश सीधा डालते हैं तो प्रकाश कांच को यानी चीरते हुए आगे निकाल जाता है, यानी जो कांच होता है यानी ट्रांसपेरेंट आर पार दिखाई देने वाला, तो उस पर डालते हैं प्रकाश तो प्रकाश उधर। यदि यार हम उसको प्रकाश की किरण को यानी टॉर्च को हम तिरछा कर दे तो प्रकाश भी तिरछा हो जाएगा, यानी आगे इधर ना जाते हुए ये अपने ही माध्यम में लौट जाएगा। तो इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात समझ में आई। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से ध्यान देना, यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है ये वाला कोण इस कोण से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यानी क्या होता है, अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये विरल माध्यम में प्रकाश नहीं जाता है, ये इसको जाना चाहिए इधर लेकिन नहीं जाएगा। ठीक है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होकर, मतलब यानी जैसे ही प्रकाश पड़ा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित हो गया, यानी आर पार नहीं गया, यहीं से लौट गया। ठीक है, होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस घटना को सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बात क्लियर हुई। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है और बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लौटने की इस घटना को अर्थात प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अर्थात सिंपल भाषा में यदि यार इतनी बड़ी परिभाषा नहीं लिखनी है तो सिंपल भाषा में क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में ना जाकर सीधे सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है या लौट आती है, तो इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। है परिभाषा छोटी सी, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, या ये परावर्तन की शर्तें 2 होती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पहली शर्त की, तो प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, अर्थात प्रकाश सघन माध्यम यानी कांच से वायु में जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। यदि यार यहाँ पर विरल यहाँ सघन तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ही नहीं। तो पहली बात हमें ये कंडीशन को याद रखनी चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, अन्यथा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त या पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात हम कर लेते हैं सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का, अर्थात ये वाला सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम के सापेक्ष सघन के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, सघन के क्रांतिक कोण से अधिक। बात समझना, यहाँ पर सघन के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ध्यान देना भैया, यहाँ पर सघन के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री का, अर्थात इसका मान यानी सघन के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यदि इसका मान यदि यार अधिक है, ध्यान देना, इसका मान अधिक है तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है
कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम ये हो गया, ठीक है, और विरल माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है, यानी सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है, सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यदि यार सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक है, ठीक है, क्योंकि अभी बताएंगे कंडीशन क्या होती है, सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? जय हिंद साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के फिजिक्स का ये टॉपिक, जिसमें से हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घरेलू उपयोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि हमने अपने जीवन काल में सारी चीजें रिलेट की है, यानी देखी है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन उनके बारे में जाना नहीं है। तो आज इस सेशन में हम वो सारी चीजें क्लियर करवाने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। तो हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोगों के बारे में, दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कांच में पड़ी दरारों का चमकना, जैसा कि खिड़की या किसी दरवाजे का कांच जब टूट जाता है तो टूटने के फलस्वरूप हमें ऐसा प्रतीत होता है या टूटा हुआ भाग ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो अत्यधिक चमकदार दिखाई देने लगा है, अर्थात जहां दरार पड़ती है वो अत्यधिक भाग चमकदार दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा रीजन ये होता है, जैसा कि देख पा रहे हो, इसका रीजन ये होता है कि जहां पर टूटता है, जो भाग टूटता है कांच का, उसमें एक वायु की परत आ जाती है। वायु की जब परत आ जाती है तो प्रकाश जैसे ही कांच के उस भाग पर प्रवेश करता है तो वायु के संपर्क में ना आने से पहले, यानी कांच में घुसते ही जैसे ही वायु आती है तो वायु के अंदर ना प्रवेश करते हुए कांच के उसी भाग से वापस लौट आता है, जिस कारण से कांच अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। टूटा हुआ कांच अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसकी घटना क्या होती है? तो इसकी घटना मुख्यतः होती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात कहने का मतलब ये है प्रकाश का पूर्ण रूप से वापस लौटना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो रीजन वही हुआ कि प्रकाश जो है वायु की परत में न जाते हुए वायु के पहले ही रिटर्न होकर हमारी आंख में पड़ती है, जिस कारण से वो भाग, टूटा हुआ भाग अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। ये बात क्लियर हुई। आगे हम बात करते हैं हीरे का अत्यधिक चमकना। इसका रीजन क्या होता है? तो जैसा कि देख पा रहे हो, हीरा अत्यधिक क्यों चमकता है? तो इसका रीजन होता है उसके काट पर, यानी उसके कटान पर, कि हीरे की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, यानी काटा जाता है। यदि हीरा नॉर्मली हो तो यदि उसे काटा ना जाए तो क्या वो अत्यधिक चमकेगा? उतना अत्यधिक नहीं चमकेगा। तो उसके काटने पर ही हीरा यदि काटा जाएगा तभी वो अत्यधिक चमकेगा। तो कहने का मतलब ये है हीरे के जो भाग होते हैं उनमें प्रकाश प्रवेश करता है एक भाग से, और जितने भी कटे हुए भाग हैं उनसे प्रकाश बाहर निकलता है। अर्थात हमें किसी भी डायरेक्शन से हीरे को देखते हैं तो वो अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किसी एक डायरेक्शन से भी जाएगा तो वो चारों तरफ फैलेगा, अर्थात उसकी जो है ऐसी संरचना बनाई गई है जिस कारण से हीरा अत्यधिक चमकता है। तो वास्तव में क्या होता है, हीरे का अत्यधिक चमकना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऐसी बात, यानी ये बात क्लियर हो गई। आगे हम बात करते हैं कि यानी पानी के बीकर में रखी परख नली का चमकना, ठीक है। पानी के बीकर में रखी परख नली का अत्यधिक चमकना, तो क्या रीजन होता है? जैसे कि यदि हम बीकर लेते हैं, बीकर में जल भर देते हैं, जल भरने के फलस्वरूप हम परख नली को डालते हैं। परख नली एक ऐसी संरचना होती है, जैसा कि परख नली देख पा रहे हो, इस प्रकार की संरचना होती है, अर्थात अंदर का भाग खोखला होता है, ठीक है, और ये कांच की बनी होती है। तो परख नली को जैसे ही हम बीकर में टेढ़ा डालते हैं तो क्या होता है? परख नली अत्यधिक चमकदार दिखाई देने लगती। क्यों भैया?
क्यों? इसका रीजन ये है कि परख नली को जैसे ही टेढ़ा डालते हैं तो उसमें उसके अंदर क्या होती है? वायु होती है। वायु होती है तो उसमें जब जल भरा जाता है, यानी परख नली में जो है हम क्या करेंगे? परख नली को ऐसे ही डाल देंगे, बीकर में हम जल भर देंगे। जब बीकर में जल को भरेंगे तो जो प्रकाश हमारे यानी एटमॉस्फेयर से या हमारे जो है नेचुरल जो प्रकाश होगा वो जैसे ही जल से होता हुआ इस परख नली पर पड़ेगा तो परख नली में क्या होगा भैया? परख नली में जो वायु भरी है तो वायु में ना प्रकाश जाकर उस परख नली के भाग में ही रिटर्न वापस लौट जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है प्रकाश वायु में यदि अगर चला जाता तो परख नली अत्यधिक न चमकती, लेकिन समस्या ये है कि जो है उसके परख नली के अंदर क्या भरा हुआ है? वायु भरी हुई है। इस कारण से परख नली अत्यधिक चमकदार दिखाई देती है। यदि यार क्या करें, उसी परख नली में जल भर दें तो वो अत्यधिक चमकदार नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो है माध्यम की आवश्यकता, प्रकाश को चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब पूरे में यदि यार जल भरा हुआ है तो अत्यधिक नहीं चमकेगा। तो कहने का मतलब ये है इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लागू होती हैं। आगे हम बात करते हैं गर्म प्रदेशों में मरीचिका का बनना। अर्थात जो गर्म प्रदेश होते हैं वहां पर मरीचिका का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि वहां की जो रेत होती है वो गर्म हो जाती है। जब रेत गर्म हो जाती है तो वो एक कौन सा माध्यम बना लेती है? तो वो एक सघन माध्यम बना लेती है। कैसा? सघन माध्यम बना लेती है। और ऊपर का भाग विरल माध्यम होता है, अर्थात ठंडी वायु। चूंकि गर्म प्रदेशों में ऐसा तो है नहीं कि पूरी जो वायु हो गर्म हो, नीचे की जितनी अर्थ से या पृथ्वी से टच होती हुई आ रही है उतनी ही गर्म होगी, उसके ऊपर वाली जो वायु होगी वो ठंडी होगी। अर्थात जब वायु दोनों मिलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, किसी यात्री को देखने में ऐसा प्रतीत होता है रेगिस्तान में कि वहां पर पेड़ तो सीधा दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ उसी पेड़ का प्रतिबिंब नीचे पर बन रहा है। अर्थात ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां पर कोई तालाब है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में इसलिए नहीं होता है क्योंकि पूरा का पूरा प्रकाश क्या हो जाता है, क्योंकि गर्म वायु और ठंडी वायु के कारण पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित हो जाता है, जिस कारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो है वो पेड़ उल्टा है, अर्थात वहां पर कोई तालाब है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। फार रिलेट जैसे यहाँ देखते हो हाईवे या गर्मियों के दिनों में रोड या हाईवे में देखते हो कि वहां पर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि रोड में पानी भरा हुआ है। यदि रिलेट कर पा रहे हो या देखा होगा तो क्या होता है भैया? तो वहां पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां पर जल भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में वहां पर कोई जल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो रोड की जो वायु होती है वो गर्म होती है और ऊपर की जो वायु होती है वो ठंडी होती है। वह गर्म वायु और ठंडी वायु दोनों आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रभाव होता है। आगे हम बात करते हैं ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। अर्थात ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का निर्माण भी होता है, लेकिन इससे अलग होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कोई वस्तु ठंडे प्रदेश की कोई वस्तु है या शिप है समुद्र में आज से आता हुआ, तो वो हमें उल्टा तो दिखाई देगा लेकिन ऊपर की ओर दिखाई देगा। अर्थात हमने क्या किया था, रेगिस्तान में हुआ क्या था, रेगिस्तान में जो भी पेड़ का बिंब बना था वो उल्टा बना था और जमीन पर बना था। लेकिन ठंडे प्रदेशों में इसी का जस्ट उल्टा होता है। क्या जस्ट उल्टा होता है कि हमें पेड़ या कुछ भी हो वो उल्टा तो दिखाई देता है लेकिन नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर दिखाई देता है, अर्थात आसमान की ओर दिखाई देता है। तो ये भी इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि नीचे की वायु ठंडी होती है और ऊपर की वायु गर्म होती है, जिस कारण से ये दोनों आपस में क्रिया करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन या एक पारदर्शी भाग का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी शिप उल्टा ऊपर की ओर आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये रीजन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन
की शर्त के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को? यदि ये बात क्लियर है तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं